हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट सेशन में देखा था किस तरह हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की बात कर रहे थे। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में जो हमारा चैप्टर होगा उसका हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। तो जो आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, क्या क्या फीचर्स होंगे पार्टनरशिप में, कब हम किस चीज को पार्टनरशिप कहेंगे, एक पार्टनर के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगी वो देखेंगे। साथ में देखेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है। लेट्स बिगिन द क्लास। देखते हैं, हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल। फंडामेंटल मींस बेसिक्स, बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप कि पार्टनरशिप का बेसिक्स क्या है। तो अगर हम बात करें पार्टनरशिप की तो पार्टनरशिप का जो एक्ट है वो है 1932। 1932 एक्ट में ये बताया हुआ है कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं, कब हम किसी किसी भी बिजनेस को हम पार्टनरशिप कहेंगे, कब हम उसे सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। सोल प्रोप्राइटर का मीनिंग हुआ कि जब इंडिविजुअल एक व्यक्ति जब कोई बिजनेस शुरू करता है उसे सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। क्यों होता है सोल प्रॉपर्टी? जनरली बिजनेस में पैसे की अब ज्यादा जरूरत नहीं है, कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो व्यक्ति सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करता है। बट अगर उसे लगता है अगर उसको लगता है कि और फंड की जरूरत है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है और न्यू आइडियाज इन्वॉल्व होने चाहिए और कोई काम करने वाला साथ में होना चाहिए, तो वो क्या करता है, अपनी इंडिविजुअल फर्म को या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति या दो व्यक्ति और ढूंढ के लाता है साथ में। और जब साथ में क्या कोलैबोरेशन करते हैं वो दोनों के दोनों, तो उसे हम कह रहे हैं पार्टनरशिप। तो कम से कम यानी दो लोगों का होना बहुत जरूरी है किसी भी पार्टनरशिप को डेवलप करने के लिए। अगर हमें कोई पार्टनरशिप बनानी है मिनिमम दो लोगों की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक, तो हम अगर बात करें डेफिनेशन की क्या मीनिंग है इसका, तो सबसे पहले हम पार्टनरशिप के अंदर ये देखेंगे कि मीनिंग क्या है पार्टनरशिप का, क्यों पार्टनरशिप बनाई जा रही है, क्या पर्पज है पार्टनरशिप का। दूसरा हम देखेंगे क्या क्या इसके इसेंशियल फीचर्स हैं। फीचर्स का मीनिंग क्या हुआ कि कब हम किसी चीज को कहेंगे पार्टनरशिप है, उसकी क्या बेसिस क्या विशेषताएं होनी जरूरी है उसकी। जैसे पहली विशेषता है उसकी कि मिनिमम टू पार्टनर्स होने चाहिए, कम से कम दो पार्टनर्स होने जरूरी है। दूसरा फीचर्स है कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड होनी चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, साथ में ये होना चाहिए कि उनकी म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, साथ में म्यूचुअल एक दूसरे के हेल्प कर रहे हो, एक एग्रीमेंट होना जरूरी है उनके बीच में, एक डीड होनी जरूरी है। दीज आर दी फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, वो हम देखेंगे। क्या राइट्स एंड क्या ड्यूटीज है पार्टनर्स की वो समझेंगे। व्हाट आर द राइट्स, क्या क्या राइट्स है पार्टनर के पास, क्या किसी नए पार्टनर को फर्म में लाया जा सकता है, किसी भी पार्टनर को हम एडमिट करना चाहें फर्म में क्या इजीली कर सकते हैं, ये सब पार्टनर की कंसेंट जरूरी है। इसी तरह अगर हम बात करें क्या पार्टनर कोई बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, क्या वो उसकी कॉपी अपने पास रख सकता है, ये हम देखेंगे राइट्स के अंदर। अगर हम बात करें ड्यूटीज की तो क्या ड्यूटीज है पार्टनर की, क्या पार्टनर एग्जिस्टिंग फॉर्म में पार्टनर होने के बाद भी क्या अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, क्या सेम नेचर ऑफ बिजनेस कर सकता है, क्या सेम एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ वो कंपटीशन कर सकता है, वो हम सीखेंगे। साथ में हम देखेंगे कि अगर पार्टनरशिप डीड है तो क्या होगा, और डीड अगर नहीं हुई तो उस केस में क्या कंडीशंस होंगी, कब कब हमें क्या क्या करना होगा। बात करें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की, तो किसे कहेंगे हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, किसे कहेंगे हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मीनिंग है कि जो प्रॉफिट हमने ऑलरेडी कमाया उसे कैसे पार्टनर्स में बांटा जाएगा, दिस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मीनिंग हुआ एक्सपेंस, कि जो भी हम प्रॉफिट कमाएंगे, जो भी हम इनकम जनरेट करेंगे उसे हम किस रूप में कमा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या खर्चा करना पड़ रहा है, दीज आर कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट। इसी तरह हम दोनों में देखेंगे डिफरेंस क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। पहली चीज, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो हमने उसे तीन भाग में बांटा हुआ है। सबसे पहले सीखा हमने बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के बेसिक्स क्या होंगे। दूसरा हमने सीखा कुछ कैलकुलेशंस पार्ट करें या पेमेंट की बात करें, कैसे कैलकुलेट करनी है, कोई पेमेंट किस तरह से निकालना है, कैलकुलेशन क्या होगी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा। इसी तरह हम बात करें पास्ट एडजस्टमेंट की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, कोई एरर हो गई तो उसे कैसे कैलकुलेट करके सुधारना पड़ेगा, तो हमने वो पार्ट रखा है सेकंड पार्ट में। उसके अंदर हम क्या देखेंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कैलकुलेट करना है, रेंट कैसे कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करना है, पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, ये ट्रांसफर टू रिजर्व्स कर रहे हैं, वो कितना ट्रांसफर करना है, कैसे ट्रांसफर करना है, वो देखेंगे। साथ में ये देखेंगे कि जब भी हम कंप्यूटेशन करेंगे किस चीज की, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए, पास्ट में कोई गलती हो गई उस गलती को सुधारने के लिए अगर हमें एंट्री करनी है तो उसके लिए हमें अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो हाउ अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड, वी लर्न इट। साथ में देखेंगे कि कोई पार्टनर, हम किसी पार्टनर को लेके आना चाहते हैं लेकिन वो पार्टनर कहता है कि हमें आपको मिनिमम गारंटी देनी होगी, रीजन भी वो एग्जिस्टिंग जहां काम कर रहा है वो इतना एक अमाउंट एक लमसम अमाउंट कमा रहा है,
तो वही कहता है कि हमें एक मिनिमम गारंटी जरूरी चाहिए कि हम वहां पर आपके पास आएंगे, आपके फर्म में काम करेंगे, तो हमें एक मिनिमम गारंटी चाहिए, उसके अंदर सीखेंगे हम गारंटी ऑफ पार्टनरशिप के अंदर। तो हमारे दो टॉपिक कवर होते हैं कि पहले देखेंगे बेसिक्स क्या है, दूसरा देखेंगे क्या क्या कैलकुलेशंस है, तीसरा टॉपिक आएगा हमारा रिपोर्ट्स का कि हमें क्या क्या रिपोर्ट्स है, क्या क्या अकाउंट्स बनाने हैं, क्या क्या एंट्रीज क्रिएट करनी है। तो हम रिपोर्ट्स की बात करें तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम ऑलरेडी 11th क्लास में सीख चुके हैं, हम उसको एक्सटेंशन करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखेंगे, क्या मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट सीखेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट दोनों तरीके से सीखेंगे कि अगर फिक्स कैपिटल मेथड हुआ तो क्या करेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हुआ तो क्या करेंगे। इसी तरह देखेंगे इसके अंदर कि पास एडजस्टमेंट एंट्री का जो हमने अमाउंट कैलकुलेट किया, उसको एंट्री को हम किस तरह से कंसीडर करेंगे, किस तरह उसकी कैलकुलेशन करेंगे, क्या हम स्टेटमेंट बनाएंगे, वो हम इसके अंदर देखेंगे, और जनरल एंट्री करेंगे इनको लेकर। साथ में हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स को भी कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे। सो दीज आर द बेसिक्स वी विल कवर इन द फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जो कि है हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जो कि हमारे आएगी 10 मार्क्स की। बोर्ड एग्जाम में ये 10 मार्क्स का एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा। 10 मार्क्स में क्या क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताता हूं। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा 1 से 2 मार्क्स का, हमारा इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जिसे हम एमसीक्यूज कहते हैं। 3 से 4 मार्क्स के इसके अंदर पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री का क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। इवन कई बार गारंटी का क्वेश्चन भी आ सकता है 3 से 4 मार्क्स का। इसके अलावा जो आपके पास आएंगे छोटे छोटे क्वेश्चन 1 से 2 मार्क्स के, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उसमें आएगा कैलकुलेशन। क्या चीज की कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ सकता है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ सकता है, कैलकुलेशन आ सकता है कि सैलरी को कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे ट्रांसफर करना है, रिजर्व को कैसे ट्रांसफर करना है। इवन कई बार हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा जो हम थ्योरी डिस्कस करेंगे उससे भी आपको 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर हम बात करें ओवरऑल तो हमारे पास इसके अंदर पूरा का पूरा कवर करने के लिए 10 मार्क्स है। इसके अंदर हम सारा का सारा 10 मार्क्स कवर करेंगे, देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना डेफिनेशन से, और जो है हमारी डेफिनेशन, व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप किसे कहते हैं और उसके इसेंशियल फीचर्स क्या है। अब पार्टनरशिप की बात करें, हमने कहा कोई भी बिजनेस सोल प्रोप्राइटर होता है। अगर उसे लगता है कि पैसे की और जरूरत है तो वो किसी व्यक्ति को साथ में लाता है। उसे लगता है किसी व्यक्ति के पास कोई एक्सपीरियंस है इसलिए वो साथ में लेके आता है। उसे लगता है किसी व्यक्ति के पास कोई तजुर्बा है, उसके पास कोई नॉलेज है, उसको साथ में लेके जाना चाहता है कि उसका बिजनेस फ्लरिश करे। तो एक व्यक्ति जब अपने साथ एक व्यक्ति को और जोड़ता है तो बन जाते हैं 2 लोग, और 2 लोग हमारे को कम से कम पार्टनरशिप में चाहिए होते हैं। तो पार्टनरशिप में एटलीस्ट 2 पर्संस इज रिक्वायर्ड, कम से कम 2 लोगों की जरूरत है। तो वही कहता है पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है। अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, कह रहा पार्टनरशिप क्या एक रिलेशनशिप है, क्या एक रिलेशनशिप है, किसके बीच में रिलेशनशिप है, ये 2 लोगों के बीच में है। 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक भी हो सकते हैं पर मिनिमम 2 लोगों की जरूरत है। तो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्संस। अब रिलेशन क्यों कर रहे हैं, ये रिलेशन कर रहे हैं, ये इसलिए रिलेशन बना रहे हैं। अब रिलेशन कैसे बनाएंगे, रिलेशन सिर्फ बोलने से रिलेशन नहीं होगा। तो देयर आर 2 टाइप्स। वो कहता है हमारा रिलेशन जो बनेगा वो 2 तरह से हो सकता है, जिसे हम जनरली एग्रीमेंट कहते हैं। ये एग्रीमेंट आपका या तो ओरल होगा या आपका रिटर्न होगा, या तो ओरल होगा या फिर रिटर्न होगा। जनरली हर पार्टनरशिप फॉर्म में अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो रिटर्न एग्रीमेंट आपस में करते हैं, क्योंकि ओरल एग्रीमेंट का कोई एविडेंस नहीं होता है। तो हम ओरल एग्रीमेंट की जनरली बात करेंगे नहीं, हम बात करेंगे रिटर्न एग्रीमेंट की। बट ओरल एग्रीमेंट भी कंसिडर किया जा सकता है। ठीक, तो वो कह रहा है कि 2 लोग कम से कम मिलते हैं, आपस में डिसाइड करते हैं कि उन्हें बिजनेस शुरू करना है, और बिजनेस शुरू करने के लिए 2 लोग जब मिल जाते हैं तो वो एग्री करते हैं कि हम कोई ना कोई काम करेंगे। अब वो जो काम करेंगे उसे कह रहे हैं हम बिजनेस। क्या करेंगे वो करेंगे बिजनेस। क्या करेंगे, बिजनेस। बिजनेस का मीनिंग क्या हुआ, बिजनेस का मीनिंग हुआ सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि जो भी उन्होंने गुड्स लिए हैं या जो भी सर्विसेज हैं, जिस भी बिजनेस में जाना चाहते हैं, चाहे सर्विस की बात करें चाहे गुड्स की बात करें, उसका सेल एंड परचेज करना ही हमारा क्या होगा, उस बिजनेस का पर्पज होगा। तो हम क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। जब वो बिजनेस करेंगे तो बिजनेस किस लिए कर रहे हैं, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग, अर्निंग के लिए बिजनेस कर रहे हैं। तो इट मींस उनका यानी एक ऑब्जेक्टिव और होगा कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉपर्ली मेंशन्ड होनी जरूरी है। तो हमने क्या सीखा कि कम से कम 2 लोग होने जरूरी हैं, वो एग्री करने चाहिए कि बिजनेस शुरू करें, और जो बिजनेस शुरू करे उसका पर्पज होना चाहिए प्रॉफिट अर्न करना। बट वही कहता है कि क्या इनके बीच में कोई और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यस। उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिसे बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। दैट मींस द बिजनेस व्हिच इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हुआ या तो सारे के सारे पार्टनर मिलकर काम करेंगे, या
मान लीजिए अगर 3 पार्टनर है तो उसमें से 2 पार्टनर एक्टिव पार्टनर है, एक स्लीपिंग पार्टनर है, वो भी चलेगा। या ये हो सकता है कि 3 पार्टनर में से एक पार्टनर ने पूंजी लगाई है, एक पार्टनर काम करेगा, एक्टिवली रहेगा। तो वही कह रहा है या तो सारे मिलकर साथ काम करेंगे या कुछ लोग मिलकर कुछ लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। इट मीन 2 पार्टनर, अगर एक पार्टनर पूंजी लगा रहा है, एक पार्टनर काम कर रहा है, ये भी चलेगा। तो वो कह रहा है कि दोनों का होना जरूरी है या दोनों के बिहाफ पर, एक दूसरे के बिहाफ पर एक दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है। तो हमने कहा सिंपल से डेफिनेशन अगर हम पढ़े पार्टनरशिप की तो क्या है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स का मीन लॉस आल्सो, in their profit sharing ratio and do the business which is carried on by all or any of them acting for all, that is called mutual agency, that means partners and principal agents relationship होना जरूरी है। तो अगर हम इस डेफिनेशन को कंसिडर करते हुए अगर फीचर्स देखें, हमने कहा कम से कम सबसे पहले 2 या 2 से अधिक लोग होने जरूरी है। दूसरा हमने कहा उनके बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। तीसरा हमने कहा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड होनी चाहिए। चौथा हमने कहा कैरिड ऑन बिजनेस होना चाहिए कि कोई ना कोई बिजनेस को कैरी कर रहे होंगे। और पांचवा हमने कहा इनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, चाहे एक व्यक्ति काम करे चाहे सारे मिलकर काम करें। ठीक, अब हम इन्हें डिटेल में समझते हैं कि 2 लोगों का क्या मीनिंग है। तो एक एक करके फीचर समझते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के। सबसे पहला फीचर है कि 2 और मोर पीपल। इट मींस कम से कम 2 लोग होने जरूरी है। पर वो 2 लोग कौन होंगे, वो कंपिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। कंपिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग ये हुआ कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, जब भी वो पार्टनर बन रहे हैं, तो उनके पास उस समय ऐसी मानसिक स्थिति उनकी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो कंपिटेंट हैं, वो उस समय कॉन्ट्रैक्ट करने लायक हैं। बात करते हैं मिनिमम, तो हमने डिसाइड किया 2 होने चाहिए एज पर एक्ट। जो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि 2 होने चाहिए, बट पार्टनरशिप एक्ट में ये डिसाइड नहीं हुआ है, पार्टनरशिप में ये नहीं लिखा हुआ है एक्ट में कि मैक्सिमम कितने लोग होने चाहिए। इट इज नॉट मेंशन्ड इन पार्टनरशिप एक्ट। जब भी कोई एक्ट, एग्जिस्टिंग एक्ट में अगर कोई चीज नहीं लिखी होती है, देन वी गो विद द अदर एक्ट। फिर हम अदर एक्ट देखते हैं कि अदर एक्ट में क्या लिखा हुआ है। तो फिर हम गए कंपनी एक्ट में। कंपनी एक्ट 2013 में हमने देखा सेक्शन 464 में लिखा हुआ है कि आपके मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, 100 पार्टनर हो सकते हैं। और सेम चीज रूल 10 में, रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 में लिखा हुआ है कि कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 50 लोग होने चाहिए। इट मींस अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा अगर आपके पास कि कंपनी एक्ट के हिसाब से बताओ कि मैक्सिमम कितने लोग होने चाहिए अंडर सेक्शन 464, तो आप बताओगे मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 100। बट अगर यही क्वेश्चन ऐसा आता है कि रूल जो हमारा 10 है मिसलेनियस रूल 2014 का, उसमें मैक्सिमम कितने लोग होने चाहिए, तो आपका आंसर होगा 50। बट अगर दोनों साइलेंट है तो हम मैक्सिमम क्या कंसिडर करेंगे, 50 कंसिडर करेंगे। वी कैन नॉट हैव मोर देन 50 पर्संस। एक तो ये चीज होगी। दूसरी बात करते हैं अगर हम कंपिटेंट की, तो कंपिटेंट का क्या मतलब है, कह रहे कंपिटेंट वो लोग होते हैं जो 2 तरह से कंसिडर किया है इन्होंने। कह रहे सारे लोगों को हम कंपिटेंट मानते हैं, हर व्यक्ति को कंपिटेंट मानते हैं, सिर्फ 2 लोगों को छोड़ के। एक तो पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, जिस व्यक्ति का माइंड प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा हो, दैट मींस लैक्स द मेंटल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड एंड फॉर्म रैशनल जजमेंट अबाउट कॉन्ट्रैक्ट। इट मींस एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट को सही से समझ नहीं पा रहा है, उस स्थिति में नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट को समझ पाए, और दूसरा वो रैशनल समझदारी वाला डिसीजन नहीं ले पाएगा, इसलिए हम उसे कह रहे हैं अनसाउंड माइंड। जैसे ल्यूनेटिक्स होते हैं, इंटॉक्सिकेटेड लोग हो सकते हैं, पर्सन विद मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, इन लोगों को कह रहा है कि ये अनसाउंड माइंड के पर्सन है। इनके साथ अगर कोई भी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कोई भी अगर एग्रीमेंट किया जाएगा, वो वर्ड एब इनिशियो होगा, उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, उसे हम एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे, एग्रीमेंट नहीं मानेंगे। दूसरा वो कहता है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। लॉ ने अगर लीगली अगर लॉ ने कहा है कि हम इस व्यक्ति को पार्टनर के रूप में हम नहीं कंसिडर करेंगे, ये व्यक्ति जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, जो भी एग्रीमेंट करेगा, उसे हम नल एंड वॉइड कंसिडर करेंगे। उसके अंदर उन्होंने क्या कहा है, एक एलियन एनिमीज। अब एलियन एनिमीज क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए हम इंडिया में यानी जैसे मान लीजिए एक एक्स व्यक्ति है और पाकिस्तान में कोई वाई व्यक्ति है, इन दोनों का अपना आपस में बिजनेस चल रहा है जो कि इंडिया में रन हो रहा है। सोच के देखिए कल कोई पाकिस्तान के साथ अगर कोई लड़ाई हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो व्यक्ति है अब वो हमारा पार्टनर नहीं रहा, अब वो हमारा उस दूसरे देश का क्या हो गया, व्यक्ति हो गया, उस देश का व्यक्ति हो गया जिसके साथ हमारा युद्ध चल रहा है। तो उसे हम एलियन एनिमी कहते हैं, और उसके साथ कोई भी पार्टनरशिप अगर हुई उसे नल एंड वॉइड कहा जाएगा, उसे पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसे यानी एग्रीमेंट में कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसी तरह कोई कन्विक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर कोई यानी केस चल रहा हो, इस तरह के लोगों को हम पार्टनर्स कंसिडर नहीं करेंगे। या फिर कोई इंसॉल्वेंट हो गया हो। इंसॉल्वेंट कैसे होता है कि अगर कोई बैंकरप्सी का केस हुआ हो और वो बैंकरप्ट कहलाया गया है, लॉ के द्वारा उसे कहा गया कि बैंकरप्ट हो गया है, इस व्यक्ति के साथ अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा उसे नल एंड वॉइड कहा जाएगा, उसे पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर कंसिडर
नहीं किया जाएगा। अगर हम बात करें कंपेटेंट की, तो क्या माइनर व्यक्ति भी कंपेटेंट होता है? क्या माइनर व्यक्ति के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है? यस, माइनर पार्टनर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है। माइनर किसे कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो 18 साल से कम उम्र का है, उसे हम कहते हैं माइनर व्यक्ति। तो माइनर व्यक्ति के साथ भी पार्टनरशिप की जा सकती है, बट कंडीशंस क्या है उसकी, कि जो माइनर व्यक्ति होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए होगा, लॉस के लिए उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। इट मींस अगर पार्टनरशिप के अंदर अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसे पार्टनर कंसिडर करेंगे, बट लॉस हो रहा है तो हम उसे लॉस बियर करने नहीं देंगे। तो वही कह रहा है कि ओनली फॉर प्रॉफिट नॉट फॉर लॉसेस, कि जो भी पार्टनर है वो कंपिटेंट होगा। वैसे वो पार्टनर कंपिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन किसके लिए होगा? ओनली फॉर प्रॉफिट्स नॉट फॉर लॉसेस। दूसरी चीज, एक तो पार्टनर बन सकता है, दूसरा जब वो पार्टनर मेजर बनने वाला होगा उससे 6 महीने पहले उसे कंसेंट देनी होगी कि क्या वो सेम फर्म में, एग्जिस्टिंग फर्म में एज अ पार्टनर वर्क करना चाहता है या वो क्विट करना चाहता है। अगर वो एज अ पार्टनर कंटिन्यू करना चाहता है तो जितने भी पास्ट ईयर्स में लॉसेस हुए होंगे जिसमें उसे कंसिडर नहीं किया था, वो सारे के सारे लॉस उस माइनर पार्टनर को बियर करने पड़ेंगे। बट अगर क्विट कर जाता है तो वहां पर कहानी खत्म हो जाती है। तो यह चीज आपको जानना जरूरी है। तो हम क्या देखते हैं, कह रहा है a minor though not competent to the contract can be partner in the firm but only for profits not for losses। पहली चीज, a minor partner should accept or refuse the partnership in the firm within 6 months of becoming major। जब वो मेजर बनने वाला है तो मेजर बनने से 6 महीने पहले उसे कंसेंट देनी होगी, क्या वो पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर कंटिन्यू करना चाहता है या डिसकंटिन्यू करना चाहता है। अगर वो कंटिन्यू करना चाहेगा तो जितने भी पास्ट लॉसेज हैं उसमें सबको उसे बियर करना पड़ेगा। If partner decide to continue, then he will liable for all the actions since he became partner in the partnership firm। ठीक है जी। तो पहला फीचर सीखा हमने, कम से कम 2 लोग होने चाहिए। हमने कहा 2 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट मेंशन नहीं की है एक्ट के अंदर, पार्टनरशिप एक्ट में। तो हमने अदर एक्ट फॉलो किया, हमने कहा कंपनी एक्ट के अंदर चलते हैं, कंपनी रूल्स के अंदर चलते हैं। कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है कि 100 लोग होने चाहिए, कंपनी रूल्स में लिखा है 50 लोग होने चाहिए। अगर दोनों में कहीं भी कुछ मेंशन नहीं है तो हम 50 कंसिडर करेंगे, मैक्सिमम 100 कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरा हमने कहा क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? यस, पार्टनर बन सकता है, ओनली फॉर प्रॉफिट नॉट फॉर लॉसेस। बट अगर वो अटेन कर लेता है एज, 18 साल की उम्र होने से पहले 6 महीने पहले उसे मेंशन करना होगा, कंसेंट देनी होगी कि वो पार्टनर कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है तो उसे क्या करना होगा, सारे के सारे लॉसेस या जो भी एक्शन हुए थे पास्ट में उसके लिए लायबल होगा, जो भी पास्ट में हो चुके हैं। ठीक है जी। दूसरा फीचर आता है हमारा एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट किसे कहते हैं? एग्रीमेंट का मीनिंग हुआ है कि एक व्यक्ति कोई चीज को ऑफर करता है और दूसरा व्यक्ति उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, इट बिकम्स एन एग्रीमेंट। एक व्यक्ति ने ऑफर किया, दूसरे व्यक्ति ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, इसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। अब एग्रीमेंट क्या हो सकता है? एग्रीमेंट आपका दोनों तरीके से हो सकता है, या तो रिटर्न में होगा या ओरल में। अगर हम रिटर्न में करें बात या ओरल की बात करें तो ओरल एग्रीमेंट का कहीं भी कोई प्रूव नहीं होता है, एविडेंस नहीं होता है, इसलिए हम उसे कंसिडर नहीं करते जनरली। तो हम बात करते हैं किस चीज की? रिटर्न एग्रीमेंट की। तो जो रिटर्न एग्रीमेंट है उसी को हम पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। रिटर्न एग्रीमेंट को ही क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप डीड। इवन 1 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्या रिटर्न एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहा जा सकता है? यस, इसे पार्टनरशिप डीड कहा जा सकता है। इसीलिए कह रहे हैं कि क्या ये जो पार्टनरशिप डीड बन रही है, एग्रीमेंट जो बन रहा है, ये जनरली किस चीज के लिए होता है? पर्टिकुलर एग्रीमेंट के लिए, पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर के लिए, पर्टिकुलर काम के लिए होता है, और जब चाहे इसे हम खत्म कर सकते हैं एट विल। तो कह रहा है फॉर पर्टिकुलर वेंचर के लिए होता है, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है, एट विल होता है, जब चाहे हम इसे खत्म कर सकते हैं। और पार्टनरशिप एग्रीमेंट इसलिए किया जाता है कि पार्टनर्स के बीच में जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे, पार्टनर्स के बीच में जितने भी मतभेद होंगे, उन मतभेद को, उन डिस्प्यूट्स को वो पार्टनरशिप डीड रिजॉल्व करेगी। कि डीड में ये लिखा हुआ है, पार्टनर तो कुछ भी क्लेम कर सकता है, जो डीड में लिखा होगा वही फॉलो किया जाएगा। तो बात करते हैं कि पार्टनरशिप में है क्या। कहता है पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट ईदर रिटन और ओरल। बट हम जनरली बात करेंगे रिटन एग्रीमेंट की, और इसी को हम कह रहे हैं पार्टनरशिप डीड। दूसरा वो कह रहा है कि जो रिटन एग्रीमेंट है उसी को क्या नाम से जाना जाता है? पार्टनरशिप डीड के नाम से जाना जाता है। वो कहता है इट इज द बेसिक रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स विच मे बी फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर, फॉर पर्टिकुलर पीरियड और एट विल। लास्ट कहता है कि ये क्या करता है, हमारे सारे के सारे रिजॉल्व करता है जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं पार्टनर्स के बीच में, या आने वाले डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का एक तरीका है, एक एग्रीमेंट है। जैसा एग्रीमेंट में लिखा होगा उसी एग्रीमेंट को फॉलो किया जाएगा। अब ये समझते हैं कि अगर एग्रीमेंट हुआ पार्टनर्स के बीच में तो क्या होगा, और अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तब क्या होगा। देखिए, अगर एग्रीमेंट है तो जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सारी के सारी सॉल्व की जाएंगी एज पर एग्रीमेंट।
तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर एग्रीमेंट होना ज्यादा जरूरी है, इंस्टेड एग्रीमेंट इज इंपॉर्टेंट, तो ये कह सकते हैं कि एग्रीमेंट अगर होगा तो जैसा जैसा एग्रीमेंट में लिखा होगा पार्टनर्स के सारे डिस्प्यूट उसी तरह से चलेंगे, उसी तरह से रिजॉल्व होंगे, या उसी तरह से पार्टनरशिप को चलाया जाएगा। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उसके लिए हमें सीखना होगा कि इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट विल बी द इंपैक्ट। तो आपको चीजें याद रखनी है, दो चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है। पहली चीज, अगर आपने पार्टनर से कोई लोन लिया है, अगर पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर से अगर कोई लोन लिया है, तो उस पर मिनिमम 6% उसको इंटरेस्ट साल का देना पड़ेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं कह रहा हूं कि अगर पार्टनरशिप फर्म ने कोई लोन लिया हुआ है और एग्रीमेंट नहीं है, इस स्थिति में फर्म को उसे 6% साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, अगर एग्रीमेंट नहीं है, डीड नहीं है, तो उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल की जाएगी। इसके अलावा कुछ भी पार्टनर्स को ना दिया जाएगा, ना ही पार्टनर से लिया जाएगा। इसे समझते हैं। सबसे पहले कहता है रूल 1 क्या कहता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, 6% पर। कौन सा इंटरेस्ट? जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उस पर 6% का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इट मींस पार्टनर को क्या होगा, पार्टनर को फायदा होगा। कितना फायदा होगा? 6% इंटरेस्ट था, क्योंकि डीड में तो लिखा नहीं था, पर मिनिमम आपको 6% उसे देना पड़ेगा। दूसरा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। इसके अलावा चाहे बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, चाहे बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, बात करें सैलरी की, कमीशन की, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी पार्टनर्स रिलेटेड पेमेंट्स है, पार्टनर्स को कुछ भी पे नहीं किया जाएगा। और नया पार्टनर को फर्म में एडमिट नहीं किया जा सकता जब तक सारे पार्टनर एग्री ना करें। तो अगर हम इसे सिंपल में समझे, तो इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम दिया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निल होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निल होगा, सैलरी और कमीशन निल होगा, और एनी पेमेंट टू द पार्टनर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो सारे के सारे पेमेंट निल होगी। तो आपको ध्यान रखना है दो चीजें, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी कौन सा लोन, जो पार्टनर ने फर्म को दिया है, तो फर्म का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि फर्म को उसे 6% साल का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दूसरा, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कहीं मेंशन नहीं है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, इक्वल हो जाएगी उस केस में। हम पार्टनरशिप डीड को इस एग्जांपल के साथ समझते हैं और देखते हैं एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है अमर और करण और चारू 3 पार्टनर हैं, उनके बीच में कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। जैसे डीड नहीं है, आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए दो चीजें। पहली चीज, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन, जो पार्टनर ने लोन फर्म को दिया है, अगर उस पर इंटरेस्ट देने की बात आएगी तो फर्म को 6% साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दूसरा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कहीं अगर कुछ मेंशन नहीं है, तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल देनी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ भी आपको पे नहीं करना। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है अमर हैड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन अदर्स एंड आस्क्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, बट करण एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम। वो कहता है कि अमर ने पैसा ज्यादा लगाया है, इसलिए उसे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, 10% इंटरेस्ट मांग रहा है। क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। चाहे वो ज्यादा पैसा लगाए, चाहे कितना ही लगाए, उससे मैटर नहीं करेगा, क्योंकि डीड नहीं है। दूसरा, कह रहा करण डिवोट्स मोर टाइम, कह रहा करण जो है बिजनेस को संभालने में बहुत ज्यादा टाइम देता है, इसलिए वो सैलरी मांग रहा है कि मुझे 5,000 रुपए हर महीने सैलरी चाहिए। बट अमर और चारू दोनों नहीं चाहते। क्या उसे सैलरी दी जाएगी? नहीं, उसे सैलरी भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि डीड सिंपल सा कहती है कि हम सिर्फ दो चीजों पर ध्यान देंगे, इसके अलावा कुछ भी पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000, कितना? 12% पर एनम। कह रहे चारू ने क्या क्या लोन दिया है 50,000 रुपए का, और वो कह रही है कि मुझे 12% इंटरेस्ट मिलना चाहिए। क्या चारू सही कह रही है? नो, चारू ये सही कह रही है कि उसे इंटरेस्ट मिलेगा, बट कितना मिलेगा? 6% साल का मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अमर ने 10,000 रुपए विड्रॉ किए फर्म से पर्सनल यूज के लिए, और करण एंड चारू चाहते हैं कि उस पर हमें कितना इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए? 10% इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए। क्या इसमें उससे इंटरेस्ट लिया जाएगा? नो, उससे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अबव क्लेम, सारे क्लेम करने के बाद 48,000 का प्रॉफिट हुआ में अमर कहता है कि भाई इस प्रॉफिट को क्या कैपिटल रेशियो में बांट ले। क्या कैपिटल रेशियो में बांट सकते हैं? नो, कैपिटल रेशियो में नहीं बांटेंगे, क्योंकि डीड नहीं है, तो हम इसे कैसे बांटेंगे? इक्वली, सारे पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट कहता है करण वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज अ पार्टनर। करण चाहता है कि इंदर जो उसका पार्टनर बेटा है उसे वो पार्टनर बनाना चाहता है, लेकिन चारू ऑब्जेक्ट कर रहा है कि नहीं, हम नहीं बनाने देंगे। क्या वो बना सकता है? नो, ये नहीं बना सकता, क्योंकि इट्स द राइट ऑफ अ पार्टनर। ये पार्टनर को आगे आने वाले टाइम में राइट पढ़ेंगे कि किसी भी पार्टनर को पार्टनरशिप में एडमिशन करने से रोक सकता है।
क्लियर है बात? आगे देखते हैं। अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड आपको किस तरह से दिखेगी, क्या क्या चीजें मेंशन होंगी। तो पार्टनरशिप डीड लीगली बाइंड करती है, बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है जिससे सारे पार्टनर बाउंड होते हैं कि उन्हें उसी के बेसिस पे चलना होगा। अब डीड में क्या क्या लिखा होता है, पार्टनर का डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, पार्टनर का प्लेस ऑफ बिजनेस लिखा होगा, क्या क्या डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप क्या होगी, पार्टनर के नाम क्या है, पार्टनर का एड्रेस क्या है, इसमें कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट किया है, कैपिटल में फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, इसी तरह अमाउंट मेंशन क्या होगा, उसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, पार्टनर को अगर सैलरी देनी है तो कितनी देनी है, असेट्स को कैसे वैल्यू किया जाएगा, इसी तरह राइट क्या होंगे पार्टनर्स के, ड्यूटीज क्या होंगे पार्टनर्स के, कैसे डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाएगा, रिटायरमेंट किया, रिटायरमेंट की बात करें, डिसोल्यूशन की बात करें, डेथ की बात करें तो पेमेंट कैसे पार्टनर को दी जाएगी, इसी तरह पार्टनर का ड्यूरेशन क्या होगा, यानी पार्टनर्स हमने एट विल बना रखी है, फॉर अ पीरियड बना रखी है, फॉर अ जॉइंट वेंचर बना रखी है, वो मेंशन होगा, गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाएगी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, फर्म का डिस्क्रिप्शन में क्या काम करती है, क्या नेचर ऑफ बिजनेस है वो लिया होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना है नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, चार्ज करना ही नहीं करना, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर हमने पार्टनर से लिया है तो उस पर कितना इंटरेस्ट देना है, या अगर पार्टनर को दिया है तो उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, रेंट पार्टनर की प्रॉपर्टी का रेंट कितना पे करना है, अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा हमारा, बैंक के ऑपरेशंस क्या होंगे जॉइंटली इंडिविजुअली, या हमारा एग्जिट प्रोसीजर क्या होगा, जैसे हम डिसॉल्व कर रहे हैं फर्म तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, ये सारा का सारा आपका पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड होगा। इस तरह से हम पार्टनरशिप डीड को कंसीडर करते हैं। तो हमने दो फीचर पढ़े, पहला फीचर पढ़ा हमने कि मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, दूसरा हमने कहा एग्रीमेंट होना चाहिए, तीसरा हम कहते हैं कि क्या होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए। तो हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या मतलब हुआ। अगर पार्टनरशिप डीड है तो हम एज पर डीड चलेंगे, कि जैसा डीड बोलेगी, डीड में लिखा हुआ है 2:1 मिलना है 2:1 मिलेगा, डीड में लिखा है इक्वल मिलना है इक्वल मिलेगा, डीड में लिखा है 5:3 मिलना है 5:3 मिलेगा। बट अगर डीड मेंशन नहीं है, अगर डीड नहीं है तो उस केस में हमने कहा कैसे मिलेगा, इक्वल। क्लियर है बात? नेक्स्ट वो कहता है बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस का क्या मीनिंग हुआ, बिजनेस का मीनिंग हुआ कि आपका बिजनेस जो भी है वो लीगल बिजनेस होना चाहिए। और वो लीगल बिजनेस कैसे होगा कि आपने कोई रिटर्न में एग्रीमेंट किया होगा, आपने कोई लीगल एग्रीमेंट किया होगा, उस एग्रीमेंट के बेसिस पर हम उसे कह रहे हैं कि वो बिजनेस कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब बिजनेस का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, क्या हुआ, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या तो गुड्स से सर्विसेज को खरीदेंगे या फिर बेचेंगे। नेक्स्ट वो कहता है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हुआ लेट सपोज 3 पार्टनर है, तीनों आपस में बिजनेस में काम कर, डेली आते हैं डेली काम करते हैं, पहला तरीका। दूसरा हम कह रहे हैं 3 पार्टनर है लेकिन उसमें सिर्फ 2 पार्टनर यानी एक्टिव पार्टनर है और एक पार्टनर सिर्फ पैसा लगाया हुआ है। तो सारे पार्टनर को ये कहा जाएगा कि सारे पार्टनर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि एक पार्टनर ज्यादा काम कर रहा है तो उसे ज्यादा पैसा मिलेगा, नहीं। तो वो ये कह रहा है कि कैरिड ऑन बाय ऑल, चाहे वो सारे के सारे पार्टनर इन्वॉल्व हो, चाहे उसमें एक ही पार्टनर इन्वॉल्व हो, ये माना जाएगा कि वो पार्टनर सबके लिए काम कर रहा है। तो ये हमारे 5 फीचर्स हैं जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं 12th के अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पांचों के पांचों फीचर्स हमने कवर कर लिए हैं। इसके अंदर आपके जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इस तरह हमने आज कवर किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं, और फीचर से एमसीक्यू क्वेश्चन काफी आते हैं, इवन थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, तो प्लीज उसे अच्छे से समझिए। कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।